Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. तो बेटा कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपसे अपील है कि घर पे रहें, अपने लेक्चर्स सुने, अलग-अलग से रजिस्टर्स बनाएं, केमिस्ट्री के, फ़िज़िक्स के, मैथ्स के, बायो के, इंग्लिश के, बाकी सब्जेक्ट्स के भी, और अपना डेली का काम नोट कीजिए और कोशिश करें कि इस टाइम को, मैं तो कहूँगा कि बीइंग अ स्टूडेंट इट्स अ गोल्डन टाइम फॉर यू, कि घर बैठे ही आपको सारी स्टडीज़ मिल रही हैं, आपको ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। अगर ट्रैवल नहीं आप कर रहे तो इट मीन्स यू आर नॉट टायर्ड टू टेक रेस्ट, ठीक है। आप इतने थके हुए नहीं हैं कि आप कहें जी नहीं पहले तो मैं रेस्ट करूँगा, ये वो। आप उस टाइम को भी स्टडीज़ में यूटिलाइज़ कीजिए। जो आपको पढ़ा दिया जाता है आप कोशिश करें उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बनाएं, MCQs बनाएं और अपना मटेरियल तैयार करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं आप, और एट द एंड ये सारी प्रैक्टिस आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। हमने कल लेक्चर, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, हमने ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हमने अपना लेक्चर कंप्लीट नहीं किया था, यहाँ पे ही रोक दिया था। मैं अपनी बात को स्टार्ट करूँगा। हमने डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो स्टार्ट किया था, जिसमें इस इक्वेशन पर बहस हो रही थी। मैंने आपसे कहा कि फ़र्ज़ करें आपके पास कोई गैस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और वॉल्यूम उस गैस का 546 cm³ है। आपने क्या किया, आपने अगर गैस का वॉल्यूम 1 डिग्री राइज कर दिया तो गैस का वॉल्यूम 1 डिग्री राइज करने से, टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने से वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और नया वॉल्यूम क्या होगा इस इक्वेशन से आप मालूम करेंगे। तो इस इक्वेशन को मैंने सेट किया फॉर 1 डिग्री और मेरे पास आंसर आया 546। तो मैंने कहा जी 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे नया वॉल्यूम क्या होगा, 546 होगा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाकर 10 डिग्री जो है वो रेस कर दूं टेम्परेचर, अगर मैं 10 डिग्री टेम्परेचर रेस करता हूं तो फिर मेरे लिए नया वॉल्यूम क्या होगा, ज़रा देख लेते हैं। अच्छा जी बेटे, एक चीज़ इसमें ज़रा देख लीजिएगा। इट इज़ पेज नंबर 46 ऑन योर बुक, तो इसको भी ज़रा देख लीजिएगा। इट इज़ पेज नंबर 46 जी। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए अगर आप इस इक्वेशन को सेट करते हैं तो यहाँ पे बेटे आप 10 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आप 10 लिखें और आप इसका फर्दर आंसर देखें। 10 अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो दैट इज़ 283। अगर ये 283 होगा तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 566 बन जाएगा। आप ये कैलकुलेशन खुद से ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा के 10 डिग्री कर देंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा जी, 566 cm³। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा के 100 कर देंगे, लेट्स से आपने टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दिया जी, 100, तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे दोबारा से सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो टेम्परेचर वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, V0 इंटू 1 प्लस T/273, या V0 कितना है आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम, दैट इज़ 546 लिखा आपने। 1 प्लस T आपने कितना रेस कर दिया, 100 कर दिया। अगर टेम्परेचर मैं यहाँ पे 100 लिख रहा हूँ कि हम 100 पे मालूम करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे बेटे आप 100 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 273। आप इसे सॉल्व कीजिए, LCM लेंगे हम इसका। तो जब आप LCM लेंगे तो ये बन जाएगा जी 273, ऊपर आपके पास 273 प्लस 100 और सारा आपके पास यहाँ पे बाहर 546, 100 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा जी 373, ठीक है। ये सारा 373 बन जाएगा और 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा जी 746। तो ये 746 cm³ बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी कि 746 cm³। यानी कि अगर आपके पास कोई गैस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और आपको गैस का वॉल्यूम बता दिया गया कि जनाब गैस का वॉल्यूम 546 है, लेट से कुछ और भी हो सकता था, तो आप अगर गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करते हैं तो नया वॉल्यूम क्या होगा, आप इस इक्वेशन की मदद से मालूम कर सकते हैं, ठीक है।
इसी तरह अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करते हैं तो नया वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, 100 डिग्री टेम्परेचर राइज करते हैं तो नया वॉल्यूम आप मालूम कर सकते हैं। अब वो कहते हैं जी कि यहाँ तक तो बात ठीक होगी, मतलब ये इक्वेशन तो वेरीफाई हो गई। अब हमने चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करना है, और चार्ल्स लॉ क्या था, V/T या V1/T1 इक्वल टू V2/T2, ये चार्ल्स लॉ था। ठीक है, अब लेट से मैं इस दो टेम्परेचर और वॉल्यूम्स को ले रहा हूं। लेट से मैं इस टेम्परेचर को T1 कह देता हूं और इस टेम्परेचर को T2। T1 टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम था V1 था और T2 टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम था वो V2 था। अब चार्ल्स लॉ कहता है कि V1/T1 इक्वल टू V2/T2। मैं यहां पे लिख रहा हूं V1/T1 इक्वल होगा V2/T2। अगर मैं V1 की जगह वैल्यू पुट कर दूं, T1 की जगह वैल्यू पुट करूं, इसी तरह V2 और T2 की जगह, तो देखते हैं जी क्या इक्वेशन बनेगी। तो अगर वैल्यूज पुट कर दी जाएं तो ये बन जाएगा जी, V1 की जगह लिखूंगा 566 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल हो जाएगा जी किसके, 746 डिवाइडेड बाई 100। अगर आप सोल्व करेंगे तो दोनों तरफ आंसर सेम नहीं आएगा। इसका मतलब चार्ल्स लॉ वेरीफाई नहीं हुआ। किस टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर आपके पास क्या था, सेल्सियस स्केल में था। जब टेम्परेचर आपके पास केल्विन में था तो चार्ल्स लॉ वेरीफाई नहीं हुआ। सारी डिस्कशन मैसअप नहीं कीजिएगा कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। मैंने अभी तक आपको एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेफिनेशन बताई, उसके बाद मैंने एब्सोल्यूट ज़ीरो की न्यूमेरिकल वैल्यू बता दी आपको, उसके बाद मैंने आपको फिजिकल डेफिनेशन बताई चार्ल्स लॉ की। अब चार्ल्स लॉ की फिजिकल डेफिनेशन के लिए नए वॉल्यूम को मालूम करने के लिए इक्वेशन की बात की, और इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमने डाटा लिया। कुछ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस थी और 546 उसका वॉल्यूम लिया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 546 वॉल्यूम इसलिए लिया ताकि हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाए। पैराग्राफ में ये बताया भी जाएगा आपको। फिर हमने क्या किया, हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वॉल्यूम था तो 1 डिग्री पे क्या होगा ये हमने मालूम किया इस इक्वेशन की मदद से। फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर रेस करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, हमने इस इक्वेशन की मदद से मालूम किया। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम क्या होगा, इस इक्वेशन की मदद से मालूम किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन तो वेरीफाई हो गई। फिर हमने इन वॉल्यूम्स और टेम्परेचर्स के लिए चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करने की कोशिश की, लेकिन चार्ल्स लॉ वेरीफाई नहीं हुआ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि चार्ल्स लॉ वेरीफाई नहीं हो रहा। बिल्कुल प्रॉब्लम है, क्योंकि चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन में उन्होंने बड़ा क्लियरली मैसेज दिया कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर होना चाहिए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास टेम्परेचर कहाँ पे है, सेल्सियस स्केल में है। चार्ल्स लॉ को जब सेल्सियस स्केल के लिए वेरीफाई करने की कोशिश की तो आंसर्स टैली नहीं हुए, तो इसका मतलब कि कहीं कोई गड़बड़ है। टेम्परेचर स्केल वाज द प्रॉब्लम। इसका मतलब चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हमें किसी नए टेम्परेचर स्केल की ज़रूरत थी। बिल्कुल हाँ, हमें नए टेम्परेचर स्केल की ज़रूरत थी, और ये जो नया टेम्परेचर का स्केल था इसे केल्विन स्केल का नाम दिया गया। ठीक है, इस टेम्परेचर स्केल को केल्विन स्केल का नाम दिया गया। और यहाँ पे ही पेज नंबर 49 पे इस टॉपिक के लास्ट पैराग्राफ में आपको केल्विन स्केल की डेफिनेशन भी बताएंगे, जो मैंने स्टार्ट में एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेफिनेशन लिख दी, और इसी में थोड़ा सा वो आपको बता देंगे कि ये टेम्परेचर अभी तक अटेन नहीं हुआ। खैर, डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। मैंने इस टेबल को कंप्लीट नहीं किया, मैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को पढ़ाते हुए इस टेबल को कंप्लीट करूँगा, और मैं इसीलिए इस साइड को रिमूव भी नहीं कर रहा अभी। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। इजी टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, आसान है। आपने सिर्फ इसको अच्छे तरीके से देख लेना है, प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से हमें एग्जैक्टली एब्सोल्यूट ज़ीरो का पता चलता है। कैसे, पहले तो मैं टॉपिक की हेडिंग दे दूं कि ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, और उसके बाद फिर हम इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को डिस्कस भी करेंगे कैसे। जी, तो
ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन क्या थी? वो कहते हैं जी कि अगर हम क्या करें, एक ग्राफ बनाएं, चार्ल्स लॉ का ग्राफ बनाएं, और चार्ल्स लॉ का ग्राफ किस किस के दरमियान होगा? ऑब्वियसली वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ होगा। अगर आप क्या करें, आप वाई एक्सिस पे वॉल्यूम ले लें और एक्स एक्सिस पे हम क्या करें, टेम्परेचर ले लें, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, वॉल्यूम है जो कि अपवर्ड इंक्रीज हो रहा है, और इस तरफ आपके पास क्या है, टेम्परेचर है जो कि इस तरफ क्या हो रहा है जी, इंक्रीज हो रहा है। मैं यहाँ से इसको इस तरह लिख देता हूँ कि टेम्परेचर इस तरफ इंक्रीज हो रहा है। अब वो कहते हैं जी कि हमें पता है कि अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होता जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप ग्राफ बनाएं तो जो ग्राफ लाइन आपको मिलती है, लेट से इट इज़ द ग्राफ लाइन 200 माइनस के साइन के साथ, यहाँ तक आपको ग्राफ लाइन मिल रही है। मतलब इस टेम्परेचर तक आते आते तकरीबन जितनी भी रियल गैसेज हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, ज़ीरो हो जाती हैं। अब मैं इस थोड़ी सी डिस्कशन को ज़रा लिख भी दूँ साथ साथ, ठीक है। अगर आप क्या करें, इफ़ अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड, अगर आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया, मैं सारी चीज़ें नहीं लिखूँगा, तो आपके पास अ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन विल ऑब्टेन, आपको एक स्ट्रेट लाइन जो है वो मिल जाएगी। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप वॉल्यूम टेम्परेचर कम करेंगे, वॉल्यूम भी कम होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब इस टेम्परेचर तक आके तकरीबन तमाम रियल गैसेस जो हैं वो लिक्विफाई हो जाती हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि गैस की, तो इसका मतलब जितनी भी रियल गैसेज हैं यहाँ पे आके लिक्विफाई हो गई। हमें तो गैसियस फेस ही चाहिए, तो हमने फिर बात को बढ़ा दिया। हमने कहा जी फर्ज करें कोई ऐसी गैस है जो इस टेम्परेचर पे भी लिक्विफाई नहीं हुई। हमने कहा, मेरी बातों को गौर से सुन लीजिएगा, हमने कहा जी फर्ज कीजिए कोई ऐसी गैस है जो इस टेम्परेचर पे भी आके लिक्विफाई नहीं हुई। अब तमाम रियल गैसेज तो लिक्विफाई हो गई, हमने फर्ज कर ली खुद से कोई गैस ऐसी, इसका मतलब कोई भी रियल गैस तो इस टेम्परेचर से आगे गैसियस फेज में नहीं रह रही। इसका मतलब जो हमने खुद से फर्ज कर ली कोई गैस, वो क्या है, आइडियल गैस है, ठीक है। तो हमने कहा कि कोई ऐसी गैस है जो लिक्विफाई नहीं होती। तो वैसे तो कोई रियल लाइफ में कोई गैस ऐसी है ही नहीं, तो इसका मतलब ये जो हम खुद से गैस अज्यूम कर रहे हैं वो क्या है, आइडियल गैस है। तो अगर आप क्या करें, टेम्परेचर कम करते जाएं तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, और अगर आप इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करें, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा दें। आपने क्या किया, आपने इस ग्राफ को अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा दिया तो ये जो ग्राफ लाइन है ये आके जिस पॉइंट पे टेम्परेचर को कट करती है, दैट इज -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब कि इस टेम्परेचर पे किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सिर्फ ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है चार्ल्स लॉ की। तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हुई तो आप क्या करें, इफ स्ट्रेट लाइन इज एक्स्ट्रा प्लॉटेड, अगर आपने इस स्ट्रेट लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिया, बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा दिया, तो इट विल मीट टेम्परेचर एक्सिस एट -273.16 सेल्सियस स्केल। इसका मतलब ये ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे वॉल्यूम अगर आप देखें तो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस टेम्परेचर पे किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा।
तो इस टेम्परेचर को आपने एब्सोल्यूट ज़ीरो का नाम दिया। फिर एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है हमने केल्विन स्केल में जब इस ग्राफ को भी या इस डाटा को भी हमने प्रूव करने की कोशिश की तो किस तरह हमने प्रूव किया। सबसे पहले तो हम यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे कि टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर हम ले रहे हैं केल्विन में, और यहाँ पे हम बात करेंगे कांस्टेंट की यानी कि V/T = K की। तो अब यहाँ से अगर हम इस ग्राफ जो है वो डाटा को प्रूव करें तो कहते हैं जी कि वॉल्यूम तो हमारे पास 546 ही है। 546 पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप केल्विन में देखेंगे तो ये आपके पास 273 हो जाएगा। अगर आप इसे केल्विन में देखेंगे 274, अगर आप इस टेम्परेचर को केल्विन में देखेंगे तो 283, अगर आप 100 को देखेंगे तो 373। लें जी, अब आपने करना क्या है, आपने चार्ल्स लॉ को दोबारा से प्रूफ करना है। वॉल्यूम को लिया और टेम्परेचर अब आपने सेल्सियस नहीं बल्कि केल्विन के साथ चलना है। तो दोबारा से इसी वॉल्यूम T1 को देखें अगर आप, तो नाउ टेकिंग टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, अगर आप केल्विन स्केल में टेम्परेचर लेते हैं तो V1 आपके पास क्या था, 566 था, और T1 इसका रेलिवेंट जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री था, लेकिन आपने इसे सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट किया तो 283। तो मैं यहाँ पे 283 लिख रहा हूँ। इक्वल हो जाएगा आपके पास V2 आपके पास कितना था, 746 था, लेकिन इसका जो टेम्परेचर था वो 746 के लिए 100 था, लेकिन केल्विन में कन्वर्ट किया तो 373। तो अगर आप इन दोनों को कैंसिल आउट करें तो 2 और इससे भी कैंसिल आउट करेंगे 2, इसका मतलब कि जो K आपके पास यहाँ पे आ रहा है दैट इज़ 2। तो इसका मतलब इसके लिए भी K क्या होगा, 2 होगा, इसके लिए भी K 2 होगा। अगर आप इनको भी वेरीफाई करेंगे तो K की वैल्यू 2 आती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ केल्विन स्केल तो चार्ल्स लॉ एग्जैक्टली वेरीफाई हो गया। बेटे टॉपिक ये बड़ा आसान था, इसमें चीज़ें थोड़ी सी मेस्ड स्टेट में थी। हमने सबसे पहले एब्सोल्यूट ज़ीरो को डिफाइन किया। एब्सोल्यूट ज़ीरो को डिफाइन करने के बाद हमने चार्ल्स लॉ की फिजिकल डेफिनेशन बताई। फिजिकल डेफिनेशन बताने के बाद हमने चार्ल्स लॉ के लिए डाटा लिखा और यहाँ से पहले इक्वेशन को हमने प्रूफ किया, VT = V0 × 1 + T/273। इस इक्वेशन को प्रूफ किया, इक्वेशन प्रूव हो गई। फिर हमने चार्ल्स लॉ प्रूव करने की कोशिश की, चार्ल्स लॉ प्रूव नहीं हुआ। तो हमने कहा कि इसका मतलब ये है कि चार्ल्स लॉ सेल्सियस स्केल में तो प्रूव नहीं होगा, तो इसका मतलब हमें कोई नए स्केल की ज़रूरत थी, एंड दैट न्यू स्केल वाज केल्विन स्केल। फिर हमने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की बात की। एक ही ग्राफ मैंने बनाया अभी तक, और मैंने बताया कि अगर आप टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ बनाएं तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, और अगर आप इस स्ट्रेट लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे बैक साइड पे तो टेम्परेचर पे जिस पॉइंट पे जाकर ये मिलेगी दैट इज़ -273.16 केल्विन। मतलब ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे किसी भी गैस का वॉल्यूम कम होते होते ज़ीरो हो जाएगा। इस टेम्परेचर को आपने 0 केल्विन ऑलरेडी बता दिया। फिर हमने केल्विन स्केल में जब चार्ल्स लॉ को अप्लाई किया, मैंने डाटा कंप्लीट किया, तो चार्ल्स लॉ बिल्कुल एक्यूरेटली वेरीफाई हो गया। इसका मतलब चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हमें केल्विन स्केल की ज़रूरत है, या केल्विन स्केल में ही हम चार्ल्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं जी कि अगर हम क्या करें, ये आपके पास ग्राफ की स्लोप आ रही है, तो मैं यहाँ पे 1-2 लाइंस यहाँ पे ऐड करूँगा कि स्लोप ऑफ ग्राफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ गैस या नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। आप गैस का नंबर ऑफ मोल बढ़ा दें, स्लोप बढ़ जाएगी, यानी कि सेम गैस के आपने नंबर ऑफ मोल बढ़ा दिए तो जो स्लोप है वो बढ़ गई। स्लोप कहते हैं ये स्लाइड जो आ रही है इसकी, आप सेम गैस के नंबर ऑफ मोल बढ़ा दें, स्लोप और बढ़ गई। लेकिन वो कहता है जी कि जितने भी चाहे आपके पास ग्राफ आ रहे हों, जब आप उन ग्राफ्स को एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो वो तमाम के तमाम ग्राफ -273.16 केल्विन पे ही आके मीट करेंगे। तो इसका मतलब -273.16 केल्विन ये आपके पास जो है वो ऐसा एक टेम्परेचर है कि जहाँ पे किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। इसके अलावा इससे कोल्डेस्ट टेम्परेचर भी कहते हैं ऑन अर्थ।
और ये जो टेम्परेचर है ये अनअटेनेबल है, अभी तक हम इस टेम्परेचर को अटेन नहीं कर सके। तो ये 2-3 लाइंस भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक तो ये जो -273.16 टेम्परेचर है, पहले नंबर पे तो बेटे ये आपके पास कोल्डेस्ट टेम्परेचर है, ठीक है, ऑन अर्थ। दूसरे नंबर पे अनअटेनेबल है, हमने अभी तक इसे अटेन नहीं किया। ये 1-2 इन्फॉर्मेशंस भी आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो ये बेटे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन थी चार्ल्स लॉ की, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत मुश्किल चीज़ें थी। हाँ, टॉपिक मेस स्टेट में था, चीज़ें बिखरी हुई थी, हमने कोशिश की कि उन्हें अलाइन करके और एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ें, लेकिन फिर भी आपने इसे 1-2 बार खुद से भी देखना है, इंशाल्लाह इजी या मुश्किल नहीं आएगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जी स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री। स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री क्या है? थर्मोमीट्री, जहां भी वर्ड थर्म आ जाएगा इसका मतलब हीट की बात हो रही है, और स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री मतलब हीट को मेजर करना, हीट टेम्परेचर है, ठीक है, यानी कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो आपने टेम्परेचर को मेजर करना है, तो आपके पास टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो स्केल्स हैं, दीज स्केल्स आर कॉल्ड स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो लिख देता हूँ कि स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री, स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री। इजी टॉपिक है, आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, थोड़ा सा जस्ट आपको रिवाइज करना होगा। अब बेटा हमने टेम्परेचर के स्केल बताने के लिए जो स्टैंडर्ड लिया, जो बुनियाद बनाई, यानी कि जिसको देखते हुए हम टेम्परेचर का स्केल बताते हैं, दैट इज़ वाटर। मतलब क्या? देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि गलियों में हॉकर्स आते हैं, हॉकर्स जो साइकिल पे या एक रेडी पे जो सामान बेचते हैं, आप उनसे कुछ भी लेते हैं, दे हैव अ बैलेंस, लिवर बैलेंस जिसे आप कहते हैं। वो बैलेंस के एक तरफ एक कोई पत्थर रखते हैं जो उन्होंने स्टैंडर्ड मान लिया, जैसे 1 kg या 2 kg, और दूसरी तरफ वो चीज़ रखते हैं जो आप बाई कर रहे हैं। अगर तो दोनों तरफ का वेट इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका जो रिक्वायर्ड वेट था वो, अगर आपने 1 kg कोई भी प्रोडक्ट ली, तो इधर 1 kg का उन्होंने एक स्टोन रख दिया और इस तरफ प्रोडक्ट रखी। जब दोनों तरफ का वेट 1 kg हो गया, तो इट मीन्स कि प्रोडक्ट का वेट भी क्या है, 1 kg है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब भी हम चीज़ों को मेजर करते हैं तो स्टैंडर्ड बनाते हैं, स्टैंडर्ड के लिहाज से मेजर करते हैं। टेम्परेचर स्केल जब बनाया तो यहाँ पे भी तो कोई स्टैंडर्ड बनाया होगा, बिल्कुल हाँ। फिलहाल जिस लेवल तक हम पढ़ रहे हैं, इस लेवल तक, आपके लेवल तक जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से हमने टेम्परेचर स्केल्स बनाए। वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से हमने टेम्परेचर स्केल बनाए, ठीक है। 3 तरह के टेम्परेचर स्केल आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक सेल्सियस स्केल है जिसे सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं, एक फ़ारेनहाइट स्केल है, और इसी तरह एक आपके पास जो है वो केल्विन स्केल है। तो हम बारी बारी तीनों को डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले सेल्सियस स्केल है जी, या सेंटीग्रेड स्केल है। सेंटीग्रेड स्केल है जी सबसे पहले। सेंटीग्रेड स्केल में किस तरह मेजरमेंट होती है टेम्परेचर की, दोबारा सुन लीजिए। मैंने आपसे अभी भी बात की कि वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक तरफ लिख दूंगा जी फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट किसका जी, ऑफ वाटर, और यहाँ पे लिख दूंगा जी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब मैं हर बार नहीं इसे लिखूंगा, मैं इसे इस तरह लिख रहा हूँ, आपने हर बार हेडिंग के नीचे अंडरस्टूड होगा, यही होगा, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लिखता जाऊंगा मैं। तो सेंटीग्रेड स्केल में वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आप 0 से 100 तक जाएं तो देयर आर टोटल 100 डिवीजन्स,
0 से 100 तक देर आर टोटल 100 डिवीजन्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल्सियस स्केल हम वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट के लिहाज से, बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से मेजर कर रहे हैं। इन सेल्सियस स्केल वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमने मान लिया कि जब वाटर बॉयल हो रहा होगा तो उसका टेम्परेचर कितना होगा 100 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब वाटर बॉयल होगा तो दैट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और दोनों के दरमियान जो नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं 100 डिवीजन्स हैं। इसी तरह अगर हम बात करें केल्विन स्केल की, तो मैं पहले केल्विन स्केल लिखूंगा, उसके बाद फ़ारेनहाइट की तरफ जाएंगे। केल्विन स्केल की अगर हम बात करें तो केल्विन स्केल में जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, मैं यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट लिख रहा हूँ जी, फ्रीजिंग पॉइंट, और ये आपके पास क्या है बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज 273.16 है, लेकिन मैं 273 लिखूंगा, और जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 373 केल्विन। मैं यहाँ पे इस तरह लिख रहा हूँ जी। अब इनके दरमियान भी अगर आप देखें तो टोटल 100 डिवीजन्स हैं, इनके दरमियान भी टोटल 100 डिवीजन्स हैं। लेकिन अगर आप देखें तो सेंटीग्रेड स्केल वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रहा था। जब वाटर फ्रीज हुआ तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, बॉयल होते होते 100। लेकिन केल्विन स्केल अगर आप देखें तो जब वाटर फ्रीज हो रहा है तो केल्विन स्केल में टेम्परेचर 0 नहीं बल्कि 273 है। इसका मतलब वापस जाएं तो केल्विन स्केल तो बहुत पहले स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखें तो 273, 373 इनकी नंबर ऑफ डिवीजन्स जो हैं दोनों की क्या हैं इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो थर्ड अगर आप हेडिंग लिखें हम यहाँ पे तो दैट इज फ़ारेनहाइट स्केल। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में अगर आपने क्या करना है, टेम्परेचर देखना है, तो मैं यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों की हेडिंग दे रहा हूँ, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। फ़ारेनहाइट स्केल में वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज 32 फ़ारेनहाइट, और जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 212 फ़ारेनहाइट। और अगर आप इन दोनों के दरमियान डिवीजन देखें तो टोटल 180 डिवीजन्स आ जाती हैं फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से। इसका मतलब फ़ारेनहाइट भी वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि वहाँ से नहीं स्टार्ट हो रहा बल्कि इट स्टार्ट्स अर्लियर, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान नंबर ऑफ डिवीजन्स जो हैं वो 180 नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं। तो बेटा ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपने एक स्केल से दूसरे स्केल में स्विच करना है तो उसके लिए इक्वेशंस क्या है। मैं तीनों इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देखते जाइएगा। मैं ये साइड रिमूव कर रहा हूँ बेटा, इक्वेशंस लिख रहा हूँ, ज़रा फोकस कीजिएगा। और ये चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए। जी, तो अगर आपने डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना है, या लेट्स सपोज आपको केल्विन में टेम्परेचर मालूम करना है, गिवन टेम्परेचर आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर में 273 ऐड करेंगे तो आप डिग्री सेंटीग्रेड से स्विच कर गए किसमें, केल्विन स्केल में। ठीक है, और अगर आपने डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर मालूम करना है, केल्विन में गिवन है, तो इसी इक्वेशन को अरेंज करें। तो मैं यहाँ पे इस तरह लिख दूंगा 273 प्लस दूसरी तरफ जाके माइनस, तो मैं इसको इस तरह लिख दूंगा कि K माइनस 273 ये आपके पास इक्वल हो जाएगा जी किसके, डिग्री सेंटीग्रेड के। यानी कि अगर आपने केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में जाना है तो ये इक्वेशन होगी आपके पास। ठीक है, इसके अलावा आप डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में भी जा सकते हैं और फ़ारेनहाइट से आप केल्विन में भी जा सकते हैं। इक्वेशंस आपके पास मौजूद हैं। तो मैं फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट की इक्वेशन लिख रहा हूँ 9/5 और टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 32। ये बेटे आपके पास इक्वेशन होगी अगर टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में है और आपने फ़ारेनहाइट में स्विच करना है तो उसके लिए आपके पास ये इक्वेशन होगी।
और अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, आपने सेल्सियस में जाना है, तो इसके लिए इक्वेशन को रीअरेंज करें 32 प्लस दूसरी तरफ जाके -5 मल्टीप्लाई ये आगे डिवाइड होगा। आप इक्वेशन को रीअरेंज करके इक्वेशन को जो है वो सेट कर सकते हैं। तो ये 3 इक्वेशंस आपके पास गिवन होंगी, इन तीनों इक्वेशंस को आपने करना है। इसके अलावा मेरा आपसे क्वेश्चन एक होगा जो आपने कल मुझे आंसर बताना भी है। क्वेश्चन ये है कि एट विच टेम्परेचर सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल बिकम इक्वल। आपने इस क्वेश्चन का आंसर खुद से देखना है, ठीक है, और होपफुली बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, लेकिन आपने खुद से भी इसका आंसर देख के गेस करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो बेटे आज के इस लेक्चर में हमने चार्ल्स लॉ की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट किया, और जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो उसे कंप्लीट किया, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को देखा और स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री को देखा, किस तरह जो है वो नंबर ऑफ़ डिवीजन्स का डिफरेंस कितना है। सेल्सियस स्केल, सेंटीग्रेड स्केल और केल्विन स्केल दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, लेकिन इनकी नंबर ऑफ़ डिवीजन्स जो हैं वो सेम है, ठीक है। लेकिन जो फ़ारेनहाइट है इसमें 180 टोटल डिवीजन्स आ रही होती हैं फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट टू बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा अपने नोट्स खुद बनाते जाइएगा। आप लोगों से बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की अपील यही है कि ये जो एक पेंडेमिक, एक डिज़ीज़ जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनी हुई है, तो इस बहुत इंटेंस हो चुकी है, ठीक है। पहले हम न्यूज़ में सुन रहे थे कि इतने विक्टिम्स हैं या इतने पेशेंट्स हैं इस डिज़ीज़ के, लेकिन अब डे बाय डे अब हमें पता चल रहा है कि यार फ़लाँ दोस्त था फ़लाँ जगह पे, अब वो पता अब ये चल रहा है स्लोली कि हमारे घर के पास एक बंदे को कोरोना जो है वो डिक्लेयर हो गया, ये वो मतलब डिज़ीज़ कमिंग वेरी क्लोज टू अस। तो मेरी आपसे बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील है कि घर पे रहें, अपने घर वालों को सेफ़ रखें। आपके घर में अगर कोई बच्चे जो 5, 6, 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, आप उन्हें बाहर नहीं जाने दें। अगर आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या ऐसे लोग दे आर एल्डर देन 50 ईयर्स, तो आप उन्हें भी कोशिश करें घर पे रहने दें, या कोई बीमार है अगर ऑलरेडी उन्हें भी आप घर पे रखें, बिकॉज़ ऐसे लोगों के लिए ये प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है। तो बस बाकी आपसे अपील वही है कि अपने लेक्चर नोट्स बनाएं, डेली का काम डेली करें। क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया इसको देखिएगा, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर कल स्टार्ट करेंगे बेटे। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़।